हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस स्वप्न। इस वीडियो में हम एडुटेरिया एनसीईआरटी सीरीज़ के टेस्ट 3 को कवर करेंगे। इससे पहले टेस्ट में फर्स्ट और सेकेंड को प्लेलिस्ट में जोड़ दिया गया है, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों द्वारा जंगल काटने के क्या कारण थे। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो जो फर्स्ट कथन है, शाही नौसेना हेतु लकड़ी की आपूर्ति के लिए, ये कथन सही है। दूसरा कथन है रेल लाइनों के प्रसार के लिए, ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है व्यावसायिक कृषि बागानों के प्रसार के लिए, ये भी कथन सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, यानी तीनों कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1864। नेक्स्ट देखेंगे, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें भी सत्य कथन का चयन करना है। तो देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट कथन है, इसकी स्थापना वर्ष 1905 में देहरादून में हुई, ये कथन गलत है। दूसरा कथन है, यहाँ जिस पद्धति से शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा जा गया, ये कथन सही है। तो हम देखेंगे कथन में कौन सा आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट प्रश्न है, वन अधिनियम 1878 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन को चयन करना है। तो फर्स्ट कथन देखेंगे, जंगल को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, आरक्षित, सुरक्षित एवं ग्रामीण, ये कथन सही है। दूसरा कथन देखेंगे, सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया, गांव वाले केवल सूखी लकड़ी एवं विशेष प्रकार के औषधि ही इन जंगलों से ले सकते हैं, ये कथन गलत है। तो यानी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, यानी जो केवल 1 है यही कथन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, झूम खेती के नाम एवं संबंधित क्षेत्र का सही मिलान करें। यानी इसमें सही मिलान करना है। तो लादिंग को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र से मिलाएंगे और मिल्पा को मध्य अमेरिका क्षेत्र से मिलाएंगे, चितमेन को अफ्रीका क्षेत्र से मिलाएंगे और चेना को श्रीलंका क्षेत्र से मिलाएंगे। तो देखेंगे इस कूट में कौन सा आंसर हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हो जाएगा। 1 का डी, 2 का सी और 3 का बी और 4 का ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यूरोपीय वन रक्षक धूमंत खेती के विरुद्ध क्यों थे। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें सत्य कथन का चयन करेंगे। फर्स्ट कथन पढ़ेंगे, धूमंत खेती वाले जमीन इमारती लकड़ी के उत्पादन के लिए प्रतिकूल हो जाती थी, ये कथन सही है। दूसरा कथन है, जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के जलने का खतरा होता था, ये भी कथन सही है। तीसरा कथन देखेंगे, लगान वसूली की प्रशासनिक परेशानी से बचने हैं, तो ये भी कथन सही है, यानी तीनों कथन हमारा सही है। तो देखेंगे ऑप्शन में कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1, 2, 3, यानी तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा वन व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने के क्या प्रभाव हुए। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो फर्स्ट कथन पढ़ेंगे, वन व्यापार की इजारेदारी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को सौंप दी, ये कथन सही है। दूसरा कथन है, स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं के चराने पर बंदिश लगा दी गई, ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है, कुछ धूमंत समुदाय खदानों और बागानों में काम करने को मजबूर हुए, ये भी कथन सही है। तो हमारा इस ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, यानी पहला कथन, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, देवसारी या मान किसे कहा जाता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनजातीय क्षेत्र में लकड़ी के बदले लगने वाला शुल्क। ब्रेंडा गार्डी एनस्टेन
व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें भी सत्य कथन का चयन करना है। तो देखेंगे फर्स्ट कथन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट कथन है, यह व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा बस्तर में प्रारंभ किया गया। ये कथन गलत है। दूसरा कथन है, इसमें गांव वाले की लगान मुक्ति के बदले लकड़ी ढोने के लिए मुफ्त में भैंसे उपलब्ध कराएंगे। ये कथन सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट देखेंगे, सरना, देवरा, कुंडू, कान, राई इत्यादि क्या थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बगीचा। नेक्स्ट प्रश्न है, चरवाहा समुदाय तथा उनसे संबंधित तथ्य से मिलान करें। यानी चरवाहा समुदाय को संबंधित तथ्य से मिलान करना है। इसमें सही मिलान करेंगे, गोल्ला समुदाय गाय भैंस पालते थे, इससे संबंधित हो जाएगा। और कुरमा समुदाय भेड़ बकरियां पालते थे, इससे संबंधित तथ्य हो जाएगा। रायका हो जाएगा राजस्थान से संबंधित। इसके बाद धनगर हो जाएगा महाराष्ट्र से संबंधित। यानी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 का बी, 2 का 1, 3 का सी और 4 का डी। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, प्राचीन काल के भ्रमणकारियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, उस पर विचार करना है। तो फर्स्ट कथन पढ़ेंगे, व्यापारी अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहें। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान और आध्यात्मिक शांति के लिए दूर दूर तक यात्राएं करते रहे हैं। ये भी कथन सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन काल में विभिन्न यात्रियों के माध्यम से क्या क्या विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आदान प्रदान नहीं होता था। तो देखेंगे मतलब क्या क्या नहीं होता था। तो मूल्य एवं मान्यताएं ये होता था, हुनर ये भी होता था, विचार ये भी होता था, आविष्कार ये भी होता था और कीटाणु एवं बीमारियां ये भी होता था। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या नहीं होता था। तो कोट में हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। यानी नेक्स्ट प्रश्न अब देखेंगे हम लोग, पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है, में किसके महत्व का पता चलता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्री व्यापार। नेक्स्ट देखेंगे, सिल्क मार्ग में के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, इस पे विचार करना है। तो फर्स्ट कथन पढ़ेंगे हम लोग, सिल्क मार्ग केवल जमीनी भूभाग से ही गुजरता था। ये कथन गलत होगा। दूसरा कथन है, यह मार्ग केवल चीन को एशिया के भूभाग से जोड़ता था। ये भी कथन गलत होगा। तीसरा कथन है, यह मार्ग लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था। ये सही होगा। चौथा है, सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं इसी मार्ग से एशिया से यूरोप की ओर पहुंचती थी। ये भी कथन गलत है। यानी केवल हमारा जो तीसरा कथन है ये सही है। तो इसमें देखेंगे कौन सा कथन सही होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल 3। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चीन की एक गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया है, उस गुफा का क्रमांक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुफा क्रमांक 217। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्को पोलो के किताब का नाम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुक ऑफ मार्वल्स। नेक्स्ट है, स्पैघेत्ती क्या है। इसका अर्थ आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक प्रकार की खाद्य सामग्री। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, उस पर विचार करना है। तो फर्स्ट कथन देखेंगे हम लोग, आलू सोया मूंगफली का उद्भव भारत में हुआ था। ये गलत है।
सेकेंड होगा, ये खाद्य पदार्थ यूरोप एवं एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। इसका आंसर सही होगा। तो हम देखेंगे कौन सा कथन सही है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट देखेंगे, 16वीं सदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, उस पर विचार करना है। तो देखेंगे कौन सा कथन असत्य है। तो फर्स्ट कथन पढ़ेंगे, 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका के उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। ये कथन हम लोग का सही होगा। दूसरा कथन है, यूरोपीय सेनाओं ने पुर्तगालियों एवं स्पेनिश अपनी सैन्य ताकत के बल पर अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों को जीता था। ये कथन गलत होगा। इसका तीसरा कथन है, इस समय अमेरिका वासियों में चेचक से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो चुकी थी। ये भी कथन गलत होगा। तो इसमें कोई कह रहा है क्वेश्चन कौन सा कथन असत्य है। तो हमारा दूसरा और तीसरा जो कथन है वो असत्य है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट स्लाइड पढ़ेंगे लोग। 19वीं शताब्दी में अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रभाव का उल्लेख किया है। ये है, इसमें कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो पहला हो जाएगा व्यापार, सही होगा। दूसरा हो जाएगा पूंजी, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा होगा भूमि, ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो सही कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, औपनिवेशिक सरकार ने किस वर्ष अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1871। नेक्स्ट है, चरवाही टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो फर्स्ट कथन पढ़ेंगे, चरवाहों से चारागाहों में चरने वाले प्रत्येक जानवरों पर टैक्स वसूला जाता था। ये कथन सत्य होगा। दूसरा कथन है, प्रारंभ में अंग्रेज स्वयं ही अपने कारिंदों से टैक्स वसूलते थे, मगर बाद में यह काम ठेकेदारों के माध्यम से किया जाने लगा। ये कथन गलत होगा। तीसरा कथन है, किसी चारागाह में दाखिल होने से पहले चारवाहों के पास दिखाकर टैक्स अदा करना पड़ता था। ये भी कथन सही है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है, चारवाही टैक्स के क्या प्रभाव हुए। इसमें भी सत्य कथन का चयन करना है। तो फर्स्ट कथन पढ़ेंगे, चारागाहों का स्तर गिरने लगा। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। ये भी कथन सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, यानी दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मासाई लैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो फर्स्ट कथन देखेंगे, यह इथोपिया से लेकर तंजानिया तक फैला था। ये कथन हमारा गलत होगा। दूसरा कथन है, औपनिवेशिक ताकतों ने मासाई लैंड का विभाजन कर दिया। ये कथन सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, औपनिवेशिक शासन तथा मसाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें भी सत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट कथन पढ़ेंगे, औपनिवेशिक सत्ता के हस्तक्षेप के कारण वरिष्ठ जनों और योद्धाओं की परंपरागत उम्र आधारित संस्था पूरी तरह समाप्त हो गई। ये कथन हमारा गलत होगा। दूसरा कथन है, अमीर और गरीब चारवाहों के बीच भेदभाव बढ़ गया। ये कथन सही है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को क्यों माना जाता है। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो फर्स्ट कथन देखेंगे,
प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। ये कथन सही है। दूसरा कथन है सामूहिक पहचान की भावना विकसित होने के कारण। ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है नए फ्रांसीसी झंडे के कारण जिसने पुराने राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। ये भी सही होगा। तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे नेपोलियन के नागरिक संहिता के में निम्न प्रावधान थे। इसमें भी सत्य कथन का चयन करना है। तो फर्स्ट कथन पढ़ेंगे हम लोग जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। ये भी कथन सही है। दूसरा कथन है कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। ये भी कथन सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 यानी तीनों कथन सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे हैब्सबर्ग साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें भी सत्य कथन का चयन करना है। तो फर्स्ट कथन पढ़ेंगे यह बहुभाषा भाषी तथा बहुनशील साम्राज्य था। ये कथन सही है। दूसरा कथन यह साम्राज्य ऑस्ट्रिया तथा हंगरी पर शासन करता था। ये भी कथन सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे एले क्या थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कपड़ा नापने का पैमाना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 1815 के बाद यूरोप में पुनः स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषता थी। इसमें भी सत्य कूट का चयन करना है कि कौन सा कूट सत्य है। तो देखेंगे कौन सा कूट सत्य होगा। तो फर्स्ट है राजतंत्र सही हो जाएगा। दूसरा है चर्च ये भी सही है। तीसरा देखेंगे सामाजिक ऊंच नीच को बनाए रखना ये भी कूट सही होगा। चौथा कूट है निजी संपत्ति को राज्य के अधीन लाना। ये कूट गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 यानी 3 कूट सही होंगे। नेक्स्ट देखेंगे ज्यूसेपी मेतिस्नी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें भी सत्य कथन का चयन करना है। तो फर्स्ट कथन पढ़ेंगे वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बना। ये कथन सही है। दूसरा कथन है उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था बर्न में यंग इटली और दूसरा मार्सेई में यंग यूरोप। ये कथन गलत होगा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1। नेक्स्ट देखेंगे मैटरनिक ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्यूसेपी मेतिस्नी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग अब। इसमें नेक्स्ट प्रश्न है यूनान ऑटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1832। नेक्स्ट देखेंगे रूमानीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट कथन देखेंगे रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की। ये कथन सही है। दूसरा कथन है वे एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाना चाहते थे। ये भी कथन सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाषा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 1848 के फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें भी सत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट कथन देखेंगे इस क्रांति के पीछे मुख्यतः आर्थिक कारण जिम्मेदारी थे। ये कथन सही है।
दूसरा कथन है इस क्रांति के पश्चात 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार मिल गया, ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है राष्ट्रीय सभा को गणतंत्र घोषित कर काम के अधिकार की गारंटी दी गई, ये भी कथन सही है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही होंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1848। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जर्मनी के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें भी सत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट देखेंगे, ऑटो वॉन बिस्मार्क ने ऑस्ट्रेलिया की सेना और नौकरशाही की मदद से जर्मनी को एकीकृत किया, ये कथन गलत है। दूसरा कथन है 7 वर्ष के दौरान प्रसा, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों में ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई, ये भी कथन गलत है। तो हम इसमें देखेंगे कौन सा कथन सही होगा हमारा, यानी दोनों कथन गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा ना 1 और ना ही 2, यानी सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, इटली के एकीकरण के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। इसमें भी सत्य कथन का चयन करना है, देखना है कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट कथन देखेंगे, ज्यूसेपी मेत्तिनी क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा इटली को गणराज्य बनाने का प्रयास किया, ये कथन सही है। दूसरा कथन है मंत्री प्रमुख काबूल जो जनतंत्र में विश्वास रखता था, फ्रांस से सार्डिनिया पिंडमांड की एक चतुर कूटनीतिक संधि से 1859 में ऑस्ट्रेलिया बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ, ये कथन गलत है। तीसरा कथन है ज्यूसेपी गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने युद्ध में हिस्सा लिया, ये भी कथन सही है, यानी हमारा 2 कथन सही है, फर्स्ट और थर्ड। तो देखेंगे कूट में कौन सा आंसर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, केवल 1 और 3। आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1801 में। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला? इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो देखेंगे फर्स्ट कथन है करों में वृद्धि की गई, ये भी ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया, ये भी कथन सही है। तीसरा कथन देखेंगे सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, ये भी कथन सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही होंगे। नेक्स्ट देखेंगे रालेट एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें असत्य कथन का चयन करना है। तो देखेंगे जो फर्स्ट कथन है भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को ब्रिटिश संसद ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था, ये कथन हमारा असत्य होगा। दूसरा कथन है गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित राल्ट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया, ये कथन हम लोग का सही है। तीसरा कथन है राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था, ये कथन सही है। चौथा कथन है जनता द्वारा रैलियों और हड़ताल कर इस कानून का विरोध किया गया, ये भी कथन सत्य है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य होगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है असत्य है। तो इसमें असत्य पूछ रहा है, इस प्रकार से सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 1919 में खिलाफत समिति के गठन कहाँ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1909 में। नेक्स्ट देखेंगे असहयोग आंदोलन के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
इसमें भी सत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट कथन है, आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग ने की। ये कथन हम लोग का सत्य है। दूसरा कथन है, सभी पार्टियों ने परिषद चुनावों का बहिष्कार किया। ये कथन गलत है। तीसरा कथन है, भारतीय खादी कपड़ों के महंगे होने के कारण गरीबों द्वारा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार लंबे समय तक नहीं किया गया। ये कथन सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 सही कथन होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अवध किसान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। इसमें सत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट कथन पढ़ेंगे, इसका गठन अक्टूबर 1920 में किया गया। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एवं कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में इसका गठन हुआ। ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है, असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस नेताओं ने अवध किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। ये भी कथन सही है। यानी तीनों कथन हमारा सही होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन क्या है, सही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, गुडेम विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो फर्स्ट कथन है, यह विद्रोह कर्नाटक के गुडेम पहाड़ियों में 1920 में प्रारंभ हुआ। ये कथन गलत होगा। दूसरा कथन है, यह एक प्रकार का गुरिल्ला आंदोलन था जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया। ये कथन सही है। तीसरा कथन है, राजू महात्मा गांधी के महानता के गुण गाते थे। ये कथन सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट देखेंगे, स्वराज पार्टी के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। इसमें फर्स्ट कथन है, असहयोग आंदोलन के पश्चात राजनीति में सक्रिय होने के लिए कुछ कांग्रेस नेताओं की कांग्रेस से पृथक एक अलग स्वराज पार्टी का गठन किया। ये कथन हमारा असत्य होगा। दूसरा कथन है, CR दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के महत्वपूर्ण नेता थे जो परिषद राजनीति में वापस लौटना चाहते थे। ये कथन सही है। तीसरा कथन है, वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। ये भी कथन सही है। चौथा कथन है, स्वराज पार्टी का लक्ष्य परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था। ये भी कथन सही है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो असत्य है। इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है, जिसमें फर्स्ट कथन है, ब्रिटेन की लिबरल सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। ये कथन गलत होगा। दूसरा कथन है, इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। ये कथन सही होगा। तीसरा कथन है, भारत में इसके विरोध को देखते हुए वायसराय इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान किया। ये भी कथन सही होगा। तो यानी हमारा 2 कथन सही होगा, 2 और 3। तो कूट में देखेंगे कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2 और 3। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 मार्च 1931। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भाड़ा विरोधी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें भी सत्य कथन का चयन करना है। इसमें फर्स्ट कथन देखेंगे,
यह आंदोलन छोटे किसानों द्वारा जो जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। ये ऑप्शन हम लोग का सही होगा। दूसरा कथन है, जमींदारों को भाड़ा चुकाने से माफी के लिए प्रारंभ किए गए इस आंदोलन का नेतृत्व समाजवादियों और कम्युनिस्टों ने किया। ये भी कथन सही होगा। तीसरा कथन है, कांग्रेस ने खुलकर भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन किया। ये कथन गलत है। तो कूट में देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केवल 1 और 2 कथन सही होंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन कब किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1927 में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें असत्य कथन का चयन करना है। तो फर्स्ट कथन देखेंगे, गांधी जी के आह्वान के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। तीसरा कथन देखेंगे, कांग्रेस औरतों को महत्वपूर्ण जगह देने की हिचकिचाती थी। ये भी कथन सही है। यानी हमारा तीनों कथन सही है और प्रश्न कह रहा है कि असत्य कथन का चयन करना है। तो यानी कोई भी असत्य कथन नहीं है। तो इस प्रश्न का कूट के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष दलितों के लिए दमित या दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1930। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सन्यासिनी रूपी भारत माता की विख्यात छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, उपनिवेश काल में भारतीय झंडे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें असत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो हम लोग कथन को पढ़ेंगे, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा में हरा, पीला और लाल रंग थे। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल था। ये भी कथन सही है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो हमारा कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना 1 और ना ही 2। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्धा। नेक्स्ट है, इंक्विजिशन क्या थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक रोमन कैथोलिक संस्था। नेक्स्ट, कालक्रम का निर्धारण करें। इसमें कूट के हिसाब से कालक्रम का निर्धारण करेंगे। तो कूट में फर्स्ट में दिया है, प्रेस का निर्माण धातु से होने लगा 1440 से। इसके बाद है, बेलनाकार प्रेस का आविष्कार होने लगा 1789 से। इसके बाद है, ऑफसेट प्रेस का निर्माण 1875 से। इसके बाद है, बिजली से चलने वाले प्रेस का निर्माण 1886 से। तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1810। नेक्स्ट प्रश्न है, स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम चड्ढा। नेक्स्ट देखेंगे, मेसोपोटामिया के लेखक कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो फर्स्ट कथन पढ़ेंगे,
मेसोपोटामिया लोग मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखते थे। ये हमारा कथन सही है। दूसरा कथन है उनकी अक्कादी भाषा का स्थान कीलाकार सुमेरियन भाषा ने ले ली। ये कथन गलत है। तीसरा कथन देखेंगे कीलाकार चिन्ह अंग्रेजी भाषा के स्वर या व्यंजन की तरह होता था, जिस कारण उनकी भाषा पढ़ी जा सकी। ये भी कथन गलत होगा। तुम्हारा सिर्फ यानी पहला कथन है वो सही होगा, तो सत्य कथन का चयन करना है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1। नेक्स्ट देखेंगे मेसोपोटामिया समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट कथन पढ़ेंगे एकल परिवार का आदर्श माना जाता था। ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है पिता परिवार का मुखिया होता था। ये भी सही है। तीसरा है पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को मिलते थे। ये भी कथन है, यानी तीनों कथन सही है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट देखेंगे मेसोपोटामिया के नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें असत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो फर्स्ट कथन पढ़ेंगे मेसोपोटामिया में नगर नियोजन पद्धति दृढ़ थी। ये कथन असत्य है। दूसरा है मोहनजोदड़ो की ही तरह जल निकासी के लिए व्यवस्था की गई थी। ये भी गलत है। तीसरा है कमरों के अंदर रोशनी खिड़की से नहीं बल्कि आंगन में खुले दरवाजा से आती थी। ये कथन हम लोग का सही होगा। तो पूछ रहा है इसमें असत्य कथन का चयन करें, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 असत्य है। नेक्स्ट देखेंगे रोमन समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो फर्स्ट कथन पढ़ेंगे एकल परिवार का चलन था। सही है। पिता की संपत्ति पर पुत्री का मुख्य अधिकार रहता था। ये भी सही है। इसके बाद है पति पत्नी को अलग अलग 2 वित्तीय हस्तियां माना जाता था। ये भी कथन सही है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे रोमन अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन को चयन करना है कि कौन कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट पढ़ेंगे जैतून का तेल निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु थी। ये कथन सही है। दूसरा कथन है इटली की सोने और चांदी की खदानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी। ये कथन गलत है। तीसरा कथन है उस समय सुगठित वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था का संचालन होता था। ये कथन सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3 सही कथन है। नेक्स्ट देखेंगे रोमन साम्राज्य के दास प्रथा और श्रमिकों पर नियंत्रण के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। इसमें असत्य कथन का चयन करना है। तो फर्स्ट कथन पढ़ेंगे रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही किया जाता था। ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है पहली शताब्दी के पश्चात दासों के स्थान पर भाड़े की मजदूरों की प्राथमिकता दी गई। ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है रोमन व्यवस्था में श्रम प्रबंधन पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया। ये कथन हम लोग का गलत है। चौथा है प्रथम शताब्दी में ग्रामीण ऋणग्रस्तता रोमन साम्राज्य में व्याप्त थी। ये भी कथन सही है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो असत्य है, इसीलिए ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे मंगोलों से संबंधित यास क्या था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगोल जनजाति की परंपरागत प्रथाओं का संकलन। नेक्स्ट देखेंगे अमेरिकी गृह युद्ध के भारत पर क्या परिणाम हुए। इसमें सत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट कथन पढ़ेंगे
भारतीय बुनकरों के सामने कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई, ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है ब्रिटिशों की निर्भरता भारतीय कृषि पर बढ़ गई, ये भी कथन सत्य है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, गिरमिटिया मजदूरों की सबसे ज़्यादा कहाँ भेजा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैरेबियाई देश। नेक्स्ट है 18वीं सदी के अंत के दशकों में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, उस पर विचार करना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट कथन पढ़ेंगे, इस समय ब्रिटेन में आबादी तेजी से बढ़ने पर भोजन की मांग तीव्र गति से बढ़ रही थी, ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है उद्योगों के विकास ने कृषि उत्पादकों की मांग बढ़ा दी थी, ये भी कथन सत्य है। तीसरा कथन है ब्रिटिश सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में मक्का के आयात पर पाबंदी मार्शल लॉ के तहत लगा दी थी, ये कथन गलत है। तो हमारा 1 और 2 कथन सही है। तो इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट देखेंगे औद्योगिकरण के युग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, उस पर विचार करना है। तो हम लोग कथन को पढ़ेंगे कि कौन सा कथन सत्य है। इसमें फर्स्ट कथन है इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए पैमाने पर औद्योगिक उत्पाद होने लगा, ये कथन असत्य है। दूसरा देखेंगे इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद के चरण को बहुत सारे इतिहासकारों ने आदि औद्योगिकरण का नाम दिया, ये भी कथन गलत है। इसमें सत्य कथन पूछ रहा है तो हमारा दोनों कथन गलत होगा। तो इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2, यानी सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे औद्योगिकरण के युग में यूरोप में गिल्ड था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादकों का संगठन। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, उस पर विचार करना है। तो कथन को हम लोग पढ़ेंगे, सूती उद्योग, रेल निर्माण उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते थे 1840 के दशक में, ये कथन असत्य है। दूसरा कथन है ब्रिटेन का कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था, ये कथन सही है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, यानी जो केवल दूसरा कथन है वो हम लोग का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 19वीं सदी के मध्य में यूरोप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, उस पर विचार करना है। तो देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। तो हमारा कथन पढ़ेंगे, इस समय लगभग 10% शहरी आबादी निहात गरीबी थी, ये कथन सही है। दूसरा कथन है 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दौरों में बेरोजगारों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 10 से 20% तक पहुंच गई थी, ये कथन गलत होगा। तीसरा कथन है बेरोजगारी का मुख्य कारण ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल भी था, ये कथन सही होगा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 सही होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे उपनिवेशक औद्योगिकरण के अंतर्गत भारतीय व्यापार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, इस पर विचार करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट कथन पढ़ेंगे, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत बंदरगाह से भारत खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था, जहां से भारत द्वारा निर्यात पश्चिमोत्तर क्षेत्र होता था, ये कथन सही है। दूसरा कथन है भारत के पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भारत दक्षिण पूर्व एशियाई
बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था, ये भी कथन सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों आंसर कथन सही होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, पूर्व स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट है, ब्रेटन वुड्स समझौता किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1944। नेक्स्ट देखेंगे, वैश्विक अच्छे लिंग समानता और समानता के लिए गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊपर दिए गए कथनों से कौन सा सही है, उस पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही होगा। तो फर्स्ट कथन है, इसे भारत ने लॉन्च किया, ये कथन सही है। दूसरा है, गठबंधन वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने, ज्ञान साझा करने और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यमों में निवेश करने पर जोर देते थे, ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है, विश्व आर्थिक मंच गठबंधन का नेटवर्क भागीदार है, ये भी कथन सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट देखेंगे, मत्स्य पालन समिति निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायक संस्था के रूप में कार्य करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खाद्य एवं कृषि संगठन, FAO। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है, उस पर विचार करना है। तो फर्स्ट कथन है, बोइंग सुकन्या कार्यक्रम मुख्य रूप से भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, ये कथन सही है। दूसरा कथन है, बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का उद्देश्य बोइंग और भारतीय एरोस्पेस कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यम स्थापित करना भी है, ये कथन गलत है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, यानी केवल 1 जो है वो कथन सही होगा। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, मंदिर की नगर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, उस पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट कथन है, स्तरों में उभरता हुआ घुमावदार शिखर गर्भगृह टावर नागर शैली को अन्य भारतीय मंदिर स्थापत्य शैलियों से अलग करता है, ये कथन सही है। इसके बाद दूसरा कथन है, नागर मंदिरों पर आत्म तौर पर बड़े पैमाने पर भित्ति चित्र और पेंटिंग पाए जाते हैं, ये कथन गलत है। तीसरा कथन है, चालुक्य वंश के शासन के दौरान वास्तुकला की नागर शैली अपने चरम पर पहुंच गई, ये भी कथन गलत है। चौथा कथन है, नागर शैली में गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के नीचे स्थित होता है, ये भी कथन सही है। तो यानी हमारा फर्स्ट वाला कथन और 4 वाला कथन सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4 कथन सही होंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, चंदका दमपारा वन्य जीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसमें ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, उस पर विचार करेंगे कि कौन सा कथन सही है। तो हम देखेंगे, फर्स्ट कथन पढ़ेंगे, यह पूर्वी घाट के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है, ये कथन सही है। दूसरा कथन है, यह अभयारण्य ओलिव रिंडले कछुए की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है, ये कथन गलत है। तीसरा कथन है, मूसी नदी अभयारण्य से होकर बहती है, ये कथन गलत है। चौथा कथन है, डोंगरिया कुंद आदिवासी समुदाय चंदका दमपारा वन्य जीव अभयारण्य से जुड़ा है, ये कथन सही है। तो यानी फर्स्ट और 4 कथन हम लोग का सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 4। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अस्पाथ्य
कला मुख्य रूप से केरल के गुरुवयूर मंदिर में देखी जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्रविड़। नेक्स्ट देखेंगे, भूमि प्रबंधन के संदर्भ में व्यापक और सूचित निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सबसे प्रभावी मानी जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में इसरो द्वारा विकसित डिस्टेंस अलर्ट ट्रांसमीटर 0.2 निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यह मछली पकड़ने वाली नौकाओं से आपातकालीन संदेश भेजता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं, इस पे विचार करना है। तो फर्स्ट कथन पढ़ेंगे हम लोग, चौथी औद्योगिक क्रांति कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI रोबोटिक्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT और बड़े डेटा जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के माध्यम से पारंपरिक उद्योगों का चल रहा परिवर्तन है। ये कथन सही होगा। दूसरा कथन है, विश्व बैंक द्वारा चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र की स्थापना की गई। ये कथन गलत है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें फर्स्ट कथन है, तमिलनाडु तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में पिछले दशक सन 2012 से 22 में पूर्वोत्तर मानसून की बारिश में 10% से अधिक वृद्धि हुई। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, उत्तर पूर्वी मानसून के महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाली प्रणालियों और अवदाब अधिक बार बनते देखे गए। ये भी कथन सही है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। इसके बाद देखेंगे, भारत और फ्रांस संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो सही उत्तर इसमें चुनना है। तो फर्स्ट कथन पढ़ेंगे, मालाबार भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच प्रमुख द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। ये कथन गलत है। दूसरा कथन है, वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के विकास और तैनाती को बढ़ावा देने के लिए सन 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शुरू किया गया। ये कथन सही है। तीसरा कथन है, दोनों देशों ने अवैध, असूचित और अनियमित मछली पकड़ने में सहयोग किया है। ये भी कथन सही है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, वाहन निकास से निकलने वाली निम्नलिखित गैसों में से कौन सी मुख्य रूप से जमीनी स्तर पर ओजोन और धुंध के निर्माण में योगदान करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण से गिद्ध को पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए एक संकेतक प्रजाति माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनकी उपस्थिति एक संतुलित खाद्य जाल का प्रतीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें निम्नलिखित में से किस नदी का वर्णन ऊपर किया गया है। इसमें पढ़ेंगे किस नदी का वर्णन ऊपर किया गया है। तो इसमें फर्स्ट है, यह सिंधु नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है। यह पूरी तरह से भारत के लद्दाख में बहती है। डोडा और तत्सरा पलिंगित्सु लुंगनाक नदी इसकी 2 सहायक नदियां हैं। तो देखेंगे
कि किस नदी का वर्णन कर रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जास्कर नदी। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है उस पर विचार करना है। तो फर्स्ट पढ़ेंगे, MPLAD योजना के तहत धनराशि का उपयोग केवल सरकार द्वारा सूचीबद्ध विशिष्ट परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है, ये गलत होगा। उसके बाद दूसरा है, ई-साक्षी मोबाइल ऐप का लक्ष्य पूरे एम्प्लीलैडक्स फंड आवंटन चक्र को पकड़ना और योजना की निगरानी में अधिक सुविधा और पहुंच प्रदान करना है, ये सही होगा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर देखना है। तो सही, इसमें कूट को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद सही उत्तर को चयन करेंगे। तो फर्स्ट कूट में पढ़ेंगे हम लोग, कथन कह रहा है, CCI का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उसे कायम रखना है, ये सही है। दूसरा है, CCI में विभिन्न उद्योग निकायों के प्रतिनिधि शामिल हैं, ये गलत है। तीसरा है, इसके पास जांच करने और बाजार में हेर फेर के सबूत इकट्ठा करने का अधिकार है, ये सही है। तो देखेंगे कौन सा कथन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में विकास से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम UNDP। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस राज्य में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में 8 AMRUT परियोजनाओं का शुभ आरंभ किया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोलापुर। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरयू नदी। धन्यवाद।